सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला हमें आज आप जान सकेंगे ब्लैकमेलिंग ना एनआरओ, वजीर आजम का दो टोक पैगाम, जेल की हवा या जमानत, मरियम ने लगाई किसकी शिकायत, जाली अकाउंट्स केस का जाल, मुशर्रफ को मिले 3 ऑप्शन, पाक भारत जंग का खतरा बरकरार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मामूल के मुताबिक मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने आज फिर से अपने उसी पुराने मौक़िफ़ को दोहराया और दो टोक अल्फाज में कहा कि ना तो कोई एनआरओ मिलेगा और ना ही कोई ब्लैक मेलिंग चलेगी। बिलावल के हवाले से खुलकर बात की, बड़े मियाँ साहब के हवाले से खुलकर बात की और इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन अब उन पर काफ़ी तनकीद भी कर रही है। आज सीनियर सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात का हवाला आप एक रिपोर्ट में जानिए। उसके बाद बाबर साहब, असद साहब से इस पर तज्जिया लेंगे, तबसरा भी करेंगे। ब्लैकमेलिंग चलेगी ना मिलेगा एनआरओ, एहतजाज के लिए कंटेनर चाहिए तो ले लो, यह है वजीर आजम का दो टोक पैगाम अपोजिशन के नाम। वजीर आजम ने खोला राज के बिलावल क्यों है हुकूमत से नाराज। वजीर आजम ने शरीफ को बाहर भेजने से किया इनकार। नवाज शरीफ की 1 से 30 फैक्ट्रियां बन गईं, अपने इलाज के काबिल अस्पताल क्यों नहीं बना। वज़ीर आज़म की ललकार से सियासत में क्या तूफान उठेगा, अपोजिशन मुत्तहद होकर जवाब देगी या हर जमात अपनी अपनी लड़ाई लड़ेगी। जी जनाब, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। असद खरल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। कहिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना कि बड़े चोरों को पकड़ें, इसी से करप्शन का खात्मा होगा, ये कोई नई बात नहीं है। ये इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात करते रहे हैं, लेकिन आज जैसे कि उन्होंने खुलकर बड़े मियाँ साहब के हवाले से बात किया है, बिलावल भुट्टो के हवाले से बात की है। मैं सुन रही थी कुछ जो माहिरीन हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी तनकीद कर रहे थे। अपोजिशन तो तनकीद कर ही रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, वो कह रहे हैं कि भाई ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इदारों को इस तरह के बयान देकर। लेकिन हमने देखा है कि जब इलेक्शन से पहले कैंपेन चला रहे थे इमरान खान, तो तब भी उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि भाई करप्शन का खात्मा करना है, बड़े चोरों को पकड़ना है और मुल्क से लूटी गई दौलत को वापस लेकर आना है। वही नैरेटिव उनका अब भी है, इसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। इसी नैरेटिव पर ही तो उनको मैंडेट मिला है अवाम की तरफ से। तो आपके ख्याल में क्या ये इस तरह के बयानात देना जायज़ बात नहीं है? उनकी जिम्मेदारी भी है करप्शन का खात्मा और लूटी गई दौलत को वापस लेकर आना, मुल्क की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए। ये तनकीद जो उन पर की जा रही है इदारों को इन्फ्लुएंस करने के हवाले से, आपके ख्याल में जायज़ तनकीद है? देखिए सारिश, जो इमरान खान साहब का आपने बताया कि जो एजेंडा था, जो वन नकाती एजेंडा, वही था कि करप्शन और चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब की अपनी जो कैबिनेट है, उनके जो कुछ वज़रा हैं, वो हर रोज़ कोई नया बयान देकर इमरान खान साहब के लिए एक डाउट्स क्रिएट कर देते हैं। कभी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब पैसे दें और बाहर चले जाएं, प्ली बार्गिन कर लें। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, उनके हवाले से भी मुख्तलिफ बयान आते हैं। अब जो इमरान खान साहब ने दोबारा दोहराया है उस अपने अज़्म को, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बिलावल साहब जो रोना धोना या जो ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर अरबों रुपए के जो इल्ज़ाम है, नैब से वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी और अयान अली की एक ही अकाउंट जो फेक मनी लॉन्ड्रिंग के जो लिए यूज़ होते रहे हैं, जो वहाँ से पेमेंट्स होती रही, और ये सारा जो मामला है ये अरबों रुपए की करप्शन का है, लूट मार का है और मनी लॉन्ड्रिंग का है। और नैब अब जब उनसे सवाल पूछ रहा है और वो रोना धोना बचा रहे हैं शोर। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के हवाले से फिर उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं भेजेंगे। नवाज शरीफ साहब ने 30 साल इक़्तिदार में उनका रहे,
तो 30 फैक्ट्रियां तो अपनी एक से उनकी बन गई, लेकिन भट्टी जो एक थी फैक्ट्री भी नहीं थी एक, जिससे पर 30 फैक्ट्रियां बन गई, लेकिन वो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पे उनका इलाज हो सके। उनके इलाज के हवाले से भी तमाम जो उनको सहूलतें हैं वहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बार बार इमरान खान साहब को आके कहनी पड़ती हैं। और ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, जिस तरीके से इक़्तिसाब का अमल चल रहा है और जिस तरीके से इदारों के ऊपर तनकीद की जा रही है, मुराद अली शाह साहब, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या उनके जो लोग हैं मरियम साहिबा, जिस तरीके से इदारों को हदफ तनकीद बना रहे हैं, नैब को, FIA को, दीगर इदारे जो हैं ताकि अदालतों तक को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा दो टोक जो दोबारा उनको पैगाम दिया है कि ना आपसे डील हो रही है, ना डील हो रही है, ना आपकी ब्लैकमेलिंग में आएंगे। अच्छा, अभी ये जो बात है ना कि ना आपसे कोई डील हो रही है, ना कोई ब्लैकमेलिंग चलेगी, ना कोई NRO मिलेगा। असेंबली सर, की इस पे मैं आज सुन रही थी कमर जमान कारा साहब को, उनकी जानिब से कहा गया कि भाई अब हम तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयान को सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने NRO की बात की, हम पूछ कर थक गए कि भाई बताओ किसने मांगा NRO, नहीं बताया गया, तो उनकी इस बात को कोई संजीदा नहीं लेता है जो आज उन्होंने इस किस्म का बयान दिया है। बाबर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस तरह का बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? क्या उनको बजाय इसके किस तरह के बयानात दें जिससे तलखी बढ़े या माहौल गर्म हो? गवर्नेंस पर तवज्जो देनी चाहिए, इन चीज़ों पर नहीं देनी चाहिए, या फिर आपके ख्याल में ना उनको इन्फ्लुएंस किसी को करने की इजाज़त देनी चाहिए, ना खुद करना चाहिए? जितना उनको मुल्क के आइन और कानून के तहत इख्तियार हुकूमत को हासिल है, बस उतनी सपोर्ट इदारों की करें, इस तरह के बयान ना दें। आपका क्या ख्याल है? या फिर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, देखिए वाज़ेह अल्फाज में पैगाम अपना पहुंचा दिया है? देखिए सैरिश, वाज़ेह अल्फाज में क्या पैगाम पहुंचाया है? मैं तो हैरान हूँ, इस गवर्नमेंट को अपने दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। ये गवर्नमेंट अपने दुश्मन खुद बना रही है। वो चीजें जिनसे इनका लेना देना ही नहीं है, जिनसे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसमें ये चाचे मामे बने हुए हैं। मगर मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे प्राय की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, कि अब्दुल्ला साहब वैसे ही नाची जा रहे हैं, लेना देना है कुछ नहीं है। जरदारी साहब के साथ सारे केसेस जो थे वो नवाज शरीफ के दौर में बने, JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये सारे केसेस जो थे ये नैब को रेफर कर दिए गए। उसके बाद बैंकिंग कोर्ट में नैब गया, उन्होंने कहा जी कि इसका ये जो है ये इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वो ट्रांसफर इस्लामाबाद हुए, बैंकिंग कोर्ट ने नैब के कहने पे उसको इस्लामाबाद ट्रांसफर किया। उसके बाद आ जाए नवाज शरीफ साहब पर। नवाज शरीफ साहब, आपकी बात ठीक है, ये सारे मामलात अदालती मामलात हैं, केसेस पहले के बने हुए हैं, लेकिन फिर ये मामले में इन्वॉल्वमेंट तो इनकी आ जाती है ना जब ये NRO की बात करते हैं। मुझे एक बात बताएं, जब ब्लैकमेलिंग होगी तो फिर वो कुछ जवाब तो देंगे ना। मुझे एक बात बताएं, ब्लैकमेलिंग की, अब मेरी बात सुन लें। सुबह सुप्रीम कोर्ट जो है, सुबह नवाज शरीफ की केस है, सुबह सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ जो है उसको अलाउ कर देती। मैं एक मफरूजे पे बात कर रहा हूँ कि अगर सुबह सुप्रीम कोर्ट जो है नवाज शरीफ को अलाउ कर दी कि भाई जाके अपना इलाज करवा लो, तो खान साहब क्या कर लेंगे? रोक लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे? किस तरह से रोकेंगे? किस तरह से वो रोक सकते हैं? मामलात कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट ने डिसाइड करना है। हाँ, इमरान खान साहब से अगर जर्नलिस्ट ऐसा सवाल पूछते तो उनको ये कहना चाहिए था कि भाई नैब अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है पाकिस्तान में आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, बाख्तियार है, वो अपना काम कर रही हैं। अगर कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो गवर्नमेंट जो है उस पर अमल दरामद करवाएगी, यही इनका जवाब बनता है। ना नैब इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, अगर ये कुछ कर सकते हैं तो नैब को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको फंड्स दें, उसको मजीद मजबूत करें, चीफ सुप्रीम कोर्ट की मावनत करें। ये कैसे कह सकते हैं कि जी मैं NRO नहीं दूंगा? बात तो ठीक है, किसने NRO मांगा? कौन है वो बंदा? खाली ये कह देना जी NRO मांग लिया, NRO मांग लिया। 8 माह गुजर गए हैं। हालात ये है कि ये कैबिनेट मीटिंग करते हैं, 5 मिनट कहते हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को खुद देखा है, एक मिनट खुद देखा है, उन्होंने खुद सुना है NRO मांगते हुए। मेरी एक बात अपने वजीर ने भी कहा है। और नाम देना कि कौन दे रहा है, कौन सा बंदा दे रहा है, क्या उसकी डील क्या हो रही है। अच्छा आगे सुन लें, मुझे एक बात बताएं कि ये बार बार NRO की बात करते हैं। हालात इनके ये कि इनकी कैबिनेट में जहांगीर तरीन जो नाअहल है, डिस्क्वालीफाइड है, करप्शन के पे चार्जेस हैं, उसको ये कैबिनेट मीटिंग में बिठा रहे हैं। पंजाब में एग्रीकल्चर मीटिंग होती है, उसमें ऑफिशियली उसको मीटिंग में बुलाया जाता है। ये अपनी तो वजाहत करे कि ये नाअहल लोगों को किस तरह से अपनी मीटिंग में बिठा रहे हैं।
हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है कि ये कैबिनेट मीटिंग में किसी तौर पे एक बाहर के बंदे को नहीं बिठा देते। बाहर का बंदा तो दूर, एक नाअहल बंदा जिसकी अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है वो इनकी कैबिनेट मीटिंग में बैठ रहा है। हालात इनके ये कि केपी के गवर्नमेंट कल 23 मार्च को मेट्रो का इफ्तिताह नहीं कर सकी। इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? ये कह रहे कि जी मेरा चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है कोई, सही बात है। मुझे नहीं समझ आ रही फिर इनका क्राइटेरिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट 10 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब को कह चुकी है कि जी मेट्रो ऑरेंज लाइन पे काम शुरू करे, वो अभी तक एक ईंट नहीं रख सके। हालात ये है कि पंजाब असेंबली में अगर लेजिस्लेशन होती है तो चीफ मिनिस्टर साहब अपने बेनिफिट्स के लिए फौरन उसको अप्रूव कर देते हैं और उसको यूनानिमसली पास भी करवा देते हैं। अच्छा, तो चले आपकी सारी बातें बाबर साहब ठीक है, मुझे ये बताएं कि अभी आपने मफरूजे पर बात की ना, अभी आपने मफरूजे पर बात की है कि अगर मियाँ साहब को इजाज़त मिल जाती है बाहर जाने की तो क्या कर लेंगे इमरान खान साहब? क्या उनको रोक सकेंगे बाहर जाने से? मैं मफरूजे पर यह सवाल कर रही हूँ असद खरल साहब आपसे, अगर उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, उनके रवैये से तो ये वाज़े हो गया कि वो दरखास्त ज़मानत पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से इजाज़त मिले तो वो बाहर जाके अपना इलाज करवाएं, यहाँ तभी वो इलाज करवाने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर वो दरखास्त अगर मुस्तरद हो जाती है या उनको जाने की इजाज़त नहीं मिल पाती है तो फिर वो राज़ी हो अपना यहाँ पर इलाज करवाने में। क्या आपको लग रहा है फिर क्या होगा? 35 साल उन्होंने हुकूमत की इस मुल्क में, यहाँ कोई ऐसा अस्पताल ही नहीं है जहाँ पर ये अपना इलाज करवा सके। अगर अदालत इजाजत नहीं देती है तो फिर इनके पास ऑप्शन क्या है? सैरिश, आप देखें कि 23 मार्च को जो मरियम साहिबा भी ट्विटर पे रोना धोना डालती हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर्स की टीम ने चेक किया और उन्होंने कहा कि कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है। उसके बाद जितने भी मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट आई हैं उसके अंदर भी किसी ने ये सजेस्ट नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है या उनकी कुछ सर्जरी होनी है या जेल से बाहर हर सूरत उनको रखना नागजीर है। किसी ने ये रिकमेंड नहीं किया। फिर उसके बाद एक नई अब कहानी आ गई है, वो जो डॉक्टर लानत साहब हैं जो लंदन से, उनका एक खत आ जाता है उनके ज़ाती मुआलज डॉक्टर अदनान साहब को, जो बेसिकली उनके वर्कर भी हैं, नवाज शरीफ साहब के फ़ैन भी हैं। वो खाली मुआलज नहीं है उनके, वो बाकायदा उनके फ़ैन है। ट्विटर उनका आप देखें, निकाल के देखें तो पूरे वो मतवाले हैं नून लीग के। अच्छा, उनको एक लेटर लिखते हैं और वो 2003 से लेकर 2019 तक की हिस्ट्री लिख देते हैं। मुझे ये बताएं कि 2019 जनवरी से पहले के नवाज शरीफ तो जुलाई में जब आए 18 मई, तो वो तो जेल में हैं या हॉस्पिटल में हैं, तो इनकी पाकिस्तान में वो डॉक्टर साहब आए नहीं। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के रहते हुए अगर वो हिस्ट्री मेंटेन वहाँ बैठ के कर रहे हैं तो फिर तो मसला ही हल हो गया, क्योंकि 2019 में ना तो नवाज शरीफ लंदन गए हैं, ना वो डॉक्टर साहब जो हमारी इतलात के मुताबिक तो अभी पाकिस्तान नहीं आए। तो वो किस तरीके से हिस्ट्री वो बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो कल ये केस है और जो ख्वाजा आरिफ साहब ने सारी चीज़ें जमा कराई हैं, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये रिमार्क्स दे चुके हैं इस केस के अंदर कि ये केस ऐसा इसमें नहीं करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक मुलजम को, और ये बात उन्होंने कही ख्वाजा आरिफ साहब को कि नवाज शरीफ साहब की जो आप बेल मांग रहे हैं वो कैदी हैं, वो कन्विक्टेड हैं। यहाँ पे तो जो बंदा जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो बाहर जाता तो वापस नहीं आ जाता। एक सजा याफ्ता जो मुजरिम है उसको अगर हम बाहर भेज देंगे तो उसकी गारंटी कौन देगा, वो वापस कैसे आएगा? लिहाजा जो उनके पिछले जो प्रोसीडिंग्स के अंदर जो रिमार्क्स हैं उससे तो नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन दूसरी जानब आपने कहा ऑप्शन उनके पास क्या रहेगा? ऑप्शन भाई है शोर शराबा ही करेंगे और क्या करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे। जिस तरह आपने देखा 23 मार्च को कभी वो ट्रेन रोक लेते हैं, कभी नारेबाजी शुरू हो जाती है, जिस तरह ट्रेन रोकने की कोशिश की है, नारेबाजी की है, और फिर मरियम ने बोला कि अगर मुझे कोर्ट लखपत जेल जाने की इजाजत ना दी तो मैं वहां पर धरना दे के बैठ जाऊंगी। और इस तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही है। वो तो ये समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ पे ये वो समझने को तैयार नहीं है कि भाई उनके वालिद अब कैदी हैं, उनको वो अभी भी वज़ीर-ए-आज़म ना समझें, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनको कैदी हैं तो उनको फिर इस तरह की सहूलियात भी मिलती रहे कि भाई जब दिल चाहा मुंह उठा के मिलने के लिए चले गए। मुझे ये बताएं, अब कल उनकी दरखास्त ज़मानत की समाअत है और खुसूसी इंतजाम सिक्योरिटी के कर लिए गए हैं, एलामिया भी जारी हो गया है। आपने देखा है बाबर साहब जिस तरह से शहबाज गिल साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद करवाया गया, मरियम नवाज ने दरखास्त दी है कि भी इनका अकाउंट बंद करो, और दूसरा फिर उनकी तरफ से ये बयान आया, मौक़िफ़ आया कि उन्होंने ट्विटर इंतज़ामिया को बताया कि भाई मैं यहाँ पर तर्जुमान हूँ और दूसरा ये कैदी हैं, मुझे पूरा राइट है कि मैं आवाम को इन्फॉर्म करूँ कि हो क्या रहा है और क्या किया जाएगा आगे चल के। दूसरा मुझे ये बताएं, आज मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी सुन रही थी, 23 मार्च को जो उनका चेकअप हुआ है, जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो सारी नॉर्मल है,
उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मरियम ने वही वावेला मचाया हुआ है। मरियम नवाज बारहा एक ही बात कर रही है कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं तो वो भी कहते हैं अल्लाह से दुआ गो है, अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी सेहत बड़ी तशवीशनाक है। रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं, इनका मौकिफ कुछ और है। ये चाह क्या रहे हैं बाबर साहब? सैरिश, बीमारी एक बहाना है, हकीकत में इंग्लिस्तान जाना है। बीमारी एक बहाना है, हकीकत में इंग्लिस्तान जाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, बीमारी शुमारी कोई नहीं है। 6 मेडिकल बोर्ड बन चुके हैं, सारे टेस्ट हो चुके हैं, सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सिर्फ जिस दिन मरियम उनसे मिलती है ना, उस दिन उनके ट्वीट से पता चलता है कि मियाँ साहब जो हैं वो बीमार हैं और उनकी तबीयत बहुत बुरी है। जो जेल में खाने जा रहे हैं, जिस तरह से वो खाने खा रहे हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे धरने की बात की गई, जैसे ट्रेन रोकी गई, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो फिर सही बात कही है ना कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, यही तो है ब्लैकमेलिंग। बिल्कुल, मेरी बात सुने, ये गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही थी, गवर्नमेंट खुद ये चाह रही थी। एक तरफ ये कह रहे कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, दूसरी तरफ ये पूरी तरह से उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। इनके मिनिस्टर उनको जाके मिल रहे हैं। ये जो अब आपने शहबाज गिल साहब की बात की है, इनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया या बंद कर दिया गया, सस्पेंड हो गया। ये कैसे एक बंदा है जिसने ये ट्वीट कर दिया कि जनाब उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में लेटर लिख दिया और लेटर भी जाली साल लगा दिया। उसकी तरदीद अमेरिकन एम्बेसी ने की। इस पर तो सिर्फ इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि जनाब इस तरह की आप गुमराह कुन चीज़ें दे रहे हैं। जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जेल में बैठे हुए हैं खान साहब जो है, उनको सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में केस है, मेडिकल बोर्ड हमने बना दिए हैं, मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो हमने सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाने और मियाँ साहब जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर जब आप ये कहेंगे मैं जनाब हम इनको एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ हमसे मांगा जा रहा है, हमारे तरले किए जा रहे हैं, हमारे पाँव पकड़े जा रहे हैं, और ये इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो फिर धरने भी होंगे, फिर वो समझेंगे शायद कुछ साजिश हो रही है। आप क्यों नहीं इसको कोर्ट की डिस्पोजल पे छोड़ देते? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने केस लगा हुआ है, वो खुद ही फैसला कर लेंगे कि ये जनाब इनकी मेडिकल रिपोर्ट कैसी है, क्या इनका लंदन जाना बनता है या नहीं बनता। क्यों इनके मिनिस्टर्स, क्यों इनके क्यों इमरान खान साहब खुद इस पे चाचे मामे बन रहे हैं? क्या जरूरत है इस तरह की स्टेटमेंट देने की? जब चीफ जस्टिस केस को सुन रहे हैं, सुबह तारीख लगी हुई है, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक चीज यकीन रखें कि जस्टिस आसिफ अली खोसा, उनके सामने वो बिल्कुल मेरिट पे फैसला करने वाले हैं। वो कभी किसी के रोब में नहीं आएंगे, कभी किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। उन्होंने जो फैसला देना है उन्होंने रिपोर्ट की बुनियाद पर देना है। तो इस चीज़ का यकीन रखना चाहिए, और खान साहब को ये चाहिए कि वो कहें कि जनाब चीफ जस्टिस जो है उनके सामने केस लगा हुआ है, वो फैसला कर देंगे। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट जो काम उनका करने वाला वो क्यों नहीं करती। पंजाब में, लाहौर में अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही, वहाँ पर जो इलाज है वो महंगा हो गया है, और ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। ये खुद जान के इशूज जो है नॉन इशूज को इशूज बना रहे हैं। ये जान के चाहते हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन की लड़ाई चलती रहे और आवाम का ध्यान बटा रहे। जो एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, जो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। गैस महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, पानी महंगा हो रहा है, महंगाई जो है आम आदमी की सतह से बाहर जा रही है, लोगों का जीना मुश्किल हुआ हुआ है। और ये जनाब मैंने साहब ने कहा है कि ट्रेन मार्च महंगाई के खिलाफ हम कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं, हमारा साथ दें। ये इन्होंने ट्विटर पे भी ट्रेंड चलाया और कोशिश किया कि जितने ज़्यादा लोग हो सके उन्हें इकट्ठा कर सके। मुझे ये बताएं असद खरल साहब, मैं सवाल आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। अभी जो सारी सूरत हाल है, कल ये वाज़े हो जाएगा। कल जब ये दरख्वास्त जिस पर समाअत होनी है ज़मानत की, अगर तो इन्हें इजाज़त मिल जाती है तो फिर तो ये मेरा ख्याल है खुशी खुशी बाहर जाने की तैयारी करेंगे। लेकिन अगर इजाज़त नहीं मिलती है, आपने पिछले दिनों देखा है मरियम नवाज़ ने धरने की बात की कि जेल के बाहर धरना दे देंगी, भूख हड़ताल की ऑप्शन इनके पास मौजूद है, ट्रेन ये लोग रोकना चाह रहे थे, जिस तरह वहाँ पर लीगी रहनुमा जमा हुए ट्रेन को रोकने के लिए एहतजाजन। दूसरा, अगर हम देखें ट्विटर पर जो आग लगी हुई है, बिला वजह की जंग चल रही है, यहाँ पर जाली अकाउंट्स के मामलात भी हैं। दूसरी तरफ बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं कि बड़े मियाँ साहब को कुछ हो गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। फिर जाली अकाउंट्स के मामले पर जेल भरो तहरीक की भी इन्होंने बात की है। कल ये वाज़े हो जाएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी राहें अलग अलग हैं, या फिर ये मिलकर कोई बड़ी तहरीक चला सकते हैं, कोई लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। ट्रेन मार्च तो कल करने जा ही रहे हैं। आपके ख्याल में इनके पास ये ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन इस तरह की है कि जो कि इनके लिए आप समझते हैं कि ये उसको अडॉप्ट करेंगे, और दूसरा कि आवाम अब इनका साथ देंगे?
क्या अवाम उस तादाद में इनके साथ निकल सकेंगे? इस पोजीशन में है ये? देखिए सैरिश बिलावल जरदारी साहब को अपनी पड़ी हुई है, वो जो ट्रेन मार्च कर रहे हैं वो एक ब्लैक मेलिंग टैक्टिस है, जो जाली अकाउंट्स फेक अकाउंट्स का मामला है, उस हवाले से अवामी मफाद का उसमें कोई चक्कर नहीं है। जो मरियम साहबा बात कर रही हैं धरने की, वो भी कोई गैस बिजली महंगी होने की वजह से नहीं कर रही, वो अपने बाप को किसी न किसी तरीके से लंदन चाहती हैं कि वो पहुंच जाएं। तो मामला ये है कि इसमें अवामी मफाद तो है नहीं। इमरान खान साहब ने कहा 80,000 बोल दिया गया है। अबर साहब, असद साहब, आप दोनों का मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी इसी सवाल पर अपने, कि अगर ये इन सारी ऑप्शंस में से जेल भरो तहरीक, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, ट्रेन मार्च, भूख हड़ताल या फिर ट्रेन ने रोकना, जो कुछ भी ये मतलब पिछले दिनों में इन्होंने बातें की हैं, ये ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं तो आवाम इनका साथ देगी इस पोजीशन में ये लोग हैं, क्योंकि ये चीज़ मैटर करेगी। इसका जवाब मैं आप दोनों से लूंगी, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिए। अब पता चला वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मैंने असद खरल साहब से सवाल किया था और बाबर साहब को भी मैंने कहा था कि आप दोनों के लिए मैं सवाल छोड़ के जा रही हूँ। तो असद खरल साहब मुझे बताएं, मैंने जैसा कि ऑप्शंस का जिक्र किया कि कल जो फैसला होता है उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हिकमत अमली है वो क्या हो सकती है? क्या इनके रास्ते अलग होंगे या फिर ये लोग ऑप्शंस पर गौर करेंगे? क्योंकि जो बातें इन्होंने पिछले दिनों की हैं, मैंने जैसे कि जिक्र भी किया, धरना, आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कंटेनर ले लो, धरना देना है तो हम कंटेनर देने को भी आपको तैयार हैं। कंटेनर, ट्रेन मार्च, जेल भरो तहरीक, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, भूख हड़ताल, क्या किया जाएगा? कौन सी ऑप्शन ये लोग चूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑप्शंस भी ऐसी हैं कि जो ट्विटर है उस पर प्रेशर नहीं बनने वाला, जितना मर्जी वावेला मचा लें। ये गलियों और सड़कों पर प्रेशर बनता है, वो भी जब आवाम की ताकत आपके साथ हो। तो ये इस पोजीशन में है कि इस तरह की कोई ऑप्शन अडॉप्ट करे और आवाम इनका साथ दे। सैरिश, पहली बात तो जो इनके रास्तों की बात है कि क्या इनके रास्ते इकट्ठे होंगे या इनके रास्ते जुदा होंगे, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब को कल कोर्ट अलाउ कर देती है बैरून मुल्क जाने की, तो फिर तो जाहिर बात है वो तो बाय बाय कर जाएंगे और पीपल्स पार्टी जो है उसको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं जाते तो इनके रास्ते जरूर इकट्ठे होंगे। लेकिन जो बात है कि अवाम इनके लिए सड़कों पर निकलेगी, अवाम का जम्मे गफूर जो है, जो गफीर है, जो समुंदर है, वो उमड़ आएगा। आपने देखा किस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने कॉल दी थी मुल्क भर से जेलों को, और जरदारी साहब ने कि मैं इस्लामाबाद नैब ऑफिस पे चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, आप पहुँचे वहाँ पे, तो आपने देख लिया कितना बड़ा वहाँ पे इज्तिमा हुआ और कितने लाखों का मजमा इकट्ठा हुआ, आपने देख लिया। चंद दर्जन लोग थे और वो भी कहाँ से आए थे, किसने भेजे थे और कौन थे लोग, उनका तल्लुक पीपल्स पार्टी की था नहीं था। आज मुराद अली शाह साहब जिस तरह पेश हुए आपने देख लिया। मामला ये है, ये ट्रेन मार्च की इन्होंने जो अभी बात की है, ये आप देखिए, इससे इनके गुब्बारे की आवाज़ निकल जाएगी कि कितने लाखों या हज़ारों लोग आपको नज़र आ जाएंगे। चंद वही लोग होंगे, कुछ कैबिनेट के लोग होंगे, कुछ MNA होंगे, MPs होंगे, या कुछ वो लोग हैं जिन्होंने माल बनाया। यानी कि आपका कहना है कि आपको ये लग रहा है कि आवाम इनका साथ नहीं देंगे और ज्यादा बेहतर सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी कल, जब ये ट्रेन मार्च 25 मकामात पर रुकना है, इन्होंने खिताब भी करना है और ये कह रहे हैं कि भी आए हमारा साथ दें, कल ही वाज़ेह हो जाएगा। बाबर डोगर साहब, अब मैटर करना है तादाद ने और कंसिस्टेंसी ने, वो मैटर करेगी अगर ये कोई इस तरह की ऑप्शन चूज करते हैं, भले नून लीग हो भले पीपल्स पार्टी हो। तो कल पीपल्स पार्टी का तो पता चल ही जाएगा। आपका क्या ख्याल है, ये अब इस तरह की कोई भी हमाकत करने की पोजीशन में है कि आवाम को बोले निकलो और हमारे साथ, और आवाम निकल भी पड़े? सैरिश, पहली बात, नून लीग फिलहाल किसी मूड में नहीं है कि वो भी पार्टी के साथ स्ट्रीट पावर शो करे या लोगों को सड़कों पर लेके आए। मेरी बेतहाजा PMLN के लीडर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी जून जुलाई तक वो बजट के बाद अगर लोगों को बुलाना है या लोगों को निकालना है तो बजट के बाद कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं। उससे पहले फ़िलहाल इनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि ये लोगों को एहतजाज के लिए बाहर बुलाएं। और दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ, लाहौर में उनको अरेस्ट किया गया, लाहौर में उनको नैब कोर्ट में भी पेश किया जाता रहा। मुझे तो नहीं कोई जमे को फील नज़र आया, मुझे तो कोई नहीं, हज़ारों में लोग नज़र आए। चंद 100 के करीब लोग जो थे वो नैब कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए थे, लेकिन नैब के बाद जिस दिन अरेस्ट किया गया उस दिन तो चंद 100 लोग भी नहीं आए। तो इस तरह का तो मुझे तो लोगों का कोई मूड नज़र नहीं आ रहा, और ना ही PMLN का कोई मूड है कि वो लोगों को बाहर लेके आए। हाँ,
अगर लोग आए तो इन गवर्नमेंट की हमाकतों की वजह से आ सकते हैं, लोग बिजली के बिलों की वजह से आ सकते हैं, गैस के बिलों की वजह से आ सकते हैं, बेरोज़गारी की वजह से आ सकते हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही इस वजह से आ सकते हैं, लाहौर में कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं इस वजह से आ सकते हैं। अदरवाइज़ शरीफ फैमिली के लिए, नवाज शरीफ की बीमारी के लिए कोई बंदा आने को ना तैयार है, ना ही आएगा, ना ही नून लीग उसमें इंटरेस्टेड है। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि बजाय ये कि शहबाज गिल और उनकी पूरी टीम जो है वो इन कामों में अपनी सारी तवानाइयाँ सर्व करे, खुदा के नाम पर एक आम आदमी की बेहतरी के लिए कुछ कर लें। सऊदी अरब से पैसे आ गए, बहरीन से आ गए, कतर से आ गए, चाइना से आ गए, लेकिन आम आदमी को कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला। लोगों के बुरे हाल हैं, लोग बड़े तंग हैं। अगर लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ निकले तो महंगाई की वजह से और इनकी अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से निकलेंगे। अदरवाइज ना कोई नवाज शरीफ के पीछे निकलने को तैयार है, ना कोई बिलावल के पीछे निकलने को तैयार है। सर अगर ये बात है ना, तो अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर कंसिस्टेंसी देखी जाएगी ना, कि जो लोग फिर निकलते हैं, अगर महंगाई के लिए निकल रहे हैं और हुकूमत भी सूरत हाल देखती है, तो फिर मे भी उस तरीके से कंसिस्टेंसी ना हो और लोग कुछ देर साथ दें और फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर चल पड़े वापसी। ये अगर कोई धरना वगैरह या कंटेनर वगैरह वाली सिचुएशन बनती है, वैसे तो आप कह रहे हैं कि नून लीग ऐसी कोई ऑप्शन अडॉप्ट नहीं करेगी और पीपल्स पार्टी भी कल सिचुएशन वाजे हो जाएगी कि इनके साथ कौन कितने लोग चलते हैं, तो ये आगे आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा क्या सूरत हाल बनती है। आज जनाब जाली अकाउंट्स केस में भी अहम पेशी एक थी, पीपल्स पार्टी की पेशियों का सिलसिला तो जारी है ही। वज़ीर आला सिंध को नैब ने बुलाया था, वो 1 घंटा वहाँ पर उनसे सवालात किए गए, पूछगछ हुई, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और ठट्ठा शुगर मिल की फ़रोख्त और ओमनी ग्रुप को दिए जाने से मुतालिक सवालात किए गए। नैब ने वज़ीर आला सिंध को तहरीरी सवालनामा देते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। असद खरल साहब, मुराद अली शाह साहब जब बाहर आए तो बड़े मुतमईन दिखाई दिए, उनके चेहरे पर एक इत्मीनान था, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की नैब के रवैये से। वो बिल्कुल, उनका रवैया ऐसा था कि जिस तरह एक ऐसा शख्स हो जो कि बिल्कुल किसी भी रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व नहीं है और उसको किसी किस्म का खौफ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी काफ़ी अनसेटल नज़र आ रही है, परेशानी में दिखाई दे रही है। अब ये मुराद अली शाह साहब इस पोस्चर को कब तक ऐसे ही मेंटेन रखते हैं या फिर वाकई कोई परेशानी उनको नहीं है, आपको क्या समझ आई है? सैरिश, मुराद अली शाह साहब नैब में गए थे ना, तो उन्होंने ये समझा था कि शायद कुछ जिस तरह कुछ सबॉर्डिनेट होता है, या वो जिस तरह समझ रहे थे कि इनको कुछ पता ही नहीं है। जब उन्होंने सामने कुछ चीज़ें रखी हैं, जब उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, तो मुराद अली शाह साहब वहाँ पे हक्का बक्का रह गए कि इन चीज़ों को तो शायद मैं भी भूल चुका था कि एक एक चीज़ उनके सामने थी। उन्होंने जब उनके खाते खोले, उनका जी 1 अरब रुपया आपने इनको जो सब्सिडी दी है, ये ठट्टा और दादू शुगर, और किस तरह औने पौने आपने दी। फिर 3.25 अरब रुपए जो इन्होंने किसानों का देना था वो भी आपने उसको नहीं देने दिया। फिर उसके ऊपर जो नवाज़ात की आपने बारिश की है, तो ये कोई नेचुरली या लीगली या इस तरह तो कोई पॉसिबल ही नहीं था। ये तो नवाज़ात थी, किसके कहने पे आप करते रहे और क्यों करते रहे, ये किस कानून के तहत आपने सारा कुछ किया, एक वन मैन जो है उसको फ़ायदा देने के लिए। और ये भी आपको भी पता है कि असल मालिक इनका कौन है। अनवर मजीद तो एक फ्रंट मैन था जरदारी साहब का, ओमनी ग्रुप जो है, ये सारा जो कहानी है। तो बहुत सारी उनसे चीज़ें जो सवाल उनसे किए गए, बल्कि टीज़र ही अभी छोड़े हैं नैब ने, पूरी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उसके बाद उन्होंने पानी मांगा, उनके औसान ख़ता हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो अब ये आप देखें, ये बिल्कुल ये पोस्चर जो आप कह रही हैं ना, जेस्चर जो दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हुसैन नवाज साहब, हसन नवाज साहब, मरियम साहिबा, इसाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब जब JIT को बयान दे के निकलते थे, तो आपने देखा किस तरीके से वो कहते थे आगे बाहर कि हमने तो JIT की बोलती बंद कर दी। वहां पे उनको तो हमने उनके पास कुछ सवाल पूछने के लिए नहीं आ रहा था, हमने उनको ये कहा, हमने उनको वो कहा, और बिल्कुल हम हमारे हाथ साफ हैं। यही मामला जो है उसकी रिपीट एपिसोड है। इनके पास जो है ना, अगर ये सवाल का जवाब होता तो कमर जमान कारा साहब इतना क्यों तिलमिला रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों तिलमिला रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब क्यों, ये सवालों के जवाब इनके पास हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये फिर क्यों भागते हैं, कहते हैं इस्लामाबाद केस ना लेके जाएं, बैंकिंग कोर्ट से नैब में न जाए, FIA ना करे। तो अगर ये चीज़ें कुछ नहीं है, अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर इनसे डर किस चीज़ का है, फिर ओपनली चीज़ें आपको सारी को फेस करें और अपनी बेगुनाही साबित करें। तो
तो लिहाजा ये एक अच्छा हाँ, फिर ये भी ना कहें कि इस्लामाबाद में क्यों है मामला, सिंध के वज़ीर आला को इस्लामाबाद क्यों बुलाया जाता है, मामलात को सिंध में क्यों नहीं देखा जाता। फिर ये बातें ना करें। अगर आपके हाथ साफ है तो बस खामोशी से फेस करें, आपके हक में फैसला आएगा। आपको परेशानी किस बात की है? लेकिन एक्साइज का रिकॉर्ड तो आप दे नहीं रहे। जरदारी साहब की गाड़ियों का तो रिकॉर्ड नहीं नैब को दिया सिंध ने, और एफबीआर ने अब तहकीकात शुरू कर दी है। 10 साल बाद अब एफबीआर को कहते हैं लग्जरी गाड़ियां तोहफे में देने वाली। जरदारी साहब के वकील ने कि वो नहीं पेश होंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं बाबर साहब, किसी दौर में ऐसा था कि मियां साहब के साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, नैब ने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन अब वही नैब सियासी हो गई है, वही नैब है जो कि इतनी बुरी हो गई है कि जिसके बारे में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल ही तब्दील हो गया जब से इनके केसेस खुले और ये प्रोसीडिंग चल रही है। मुझे ये बताएं कि आज ये जो मैंने सवाल किया मुराद अली शाह साहब के हवाले से, ये ऐसे ही उनका रवैया रहेगा, ये पोस्टर ऐसे ही रहेगा, या फिर वो भी कुछ दिनों बाद परेशानी नजर आना शुरू हो जाएगी? देखिए सैरिश, आज तो बड़े मुतमईन, ये जो ठट्ठा शुगर मिल के हवाले से इनको बुलाया गया है, ये ठट्ठा शुगर मिल जो थी, इसकी जो दादू शुगर मिल जो थी, इसकी असल कीमत 40 करोड़ रुपया थी, और हाईएस्ट बिडर जो आया जब उसको प्राइवेटाइज किया गया तो हाईएस्ट बिडिंग जो थी वो 40 करोड़ रुपया हाईएस्ट बिडर था। इन्होंने ओमनी ग्रुप को ये शुगर मिल 9 करोड़ रुपए में दे दी। उसके बाद इन्होंने एक पॉलिसी लेके आए कि सिंध में जो बीमार यूनिट्स हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो काम नहीं कर रहे, जो किसी वजह से खसारे में जा रहे हैं, तो उनकी बहाली के लिए 4 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट ने सिंध बैंक में ट्रांसफ़र किया कि ये उनको दिया जाए। ये 4 अरब रुपया जो था ये सारे का सारा इन्होंने ओमनी ग्रुप को दे दिया, क्योंकि जनाब ये आप रखे और किसी और को इसका बेनिफिशियरी नहीं होने दिया। तो इस हवाले से उनसे जवाब मांगे जा रहे थे। मुझे एक बात बताएं कि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या जवाब देंगे ये कि जनाब 40 करोड़ रुपए की जो हाईएस्ट बिडर था 40 करोड़ रुपए का, तो इन्होंने 9 करोड़ रुपए में क्यों दी? फिर ये कि 4 अरब रुपया इन्होंने, ये बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने सिंध बैंक को जमा करवाया, तो वो सारे का सारा ओमनी ग्रुप को कैसे चला गया? कोई और इसका बेनिफिशियरी क्यों नहीं निकला? तो इनके क्या जवाबात होंगे? मेरे नज़दीक तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे याद आता है शहबाज शरीफ जब वो नैब में गए तो राना सिन्हा का उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी नैब वालों ने शहबाज शरीफ से क्या सवाल करने थे, शहबाज शरीफ वालों ने नैब से सवाल किए और नैब को लाजवाब करके वो बाहर आए हैं। और इस तरह अलीम खान जब जाते थे, अलीम खान कहते थे जनाब मैं तो बड़ा मुतमईन आया हूँ, मैं नैब के पास तो पूछने के लिए सवाल ही कोई नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये इसी तरह शो करते हैं कि जनाब पता नहीं जैसे अंदर चाय की कप पिया और हमने उनको लाजवाब कर दिया और उनके पास कोई सवाल ही नहीं था और बाहर आ गए। चलिए बाबर साहब, आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, आगे आने वाले दिनों में अंदाजा हो जाएगा ये परेशानी किस हद तक है और उसका हल फिर ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या किया जा रहा है। अभी तो ये कहते हैं कि मौलाना जो फजल रहमान है वो तो बार बार हमें आके डिमांड कर रहे हैं कि भाई गिराओ इस हुकूमत को, गिराते क्यों नहीं हो? ये तो हम हैं जो कि मतलब रिकंसिलिएशन की बात बार बार करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब बार बार कहते हैं चोर डाकू। ये कोई तरीका ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी करने वाले इदारों को अकाउंटेबिलिटी करने दें, आप उनको अपना काम करने दें, वो अपना काम करें। भाई वो अपना काम कर रहे हैं, फिर आप उनको तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप किस बात में तिल मिला रहे हैं? आज पूरा दिन आपने देखा कमर ज़मान कायरा साहब को किस तरीके से डिफेंड करते रहे हैं, पार्टी के लीडर को पता नहीं किस तरीके से करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। ये एक बार भी नहीं सोचते, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि करप्शन अगर की हो एक धेले की भी, जो छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब कहते थे तो हम सियासत छोड़ देंगे, ये बात नहीं कहते। बस यही रोना रो रहे हैं कि भाई विक्टिमाइज किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, झूठे केसेस हैं। खैर आगे आने वाला जो वक्त है वो सारा कुछ क्लियर कर देगा, वाजे हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज परवेज़ मुशर्रफ को भी 3 ऑप्शंस दे दिए हैं। संगीन गद्दारी केस की आज समाअत हुई है और जो जज साहिबान उनके रिमार्क्स ये थे कि हमें पिछली पेशी पे पता लग गया था समाअत पे ही कि मुशर्रफ साहब जो है वो काफ़ी बीमार होने वाले हैं या वो बीमार हैं, लिहाजा इस समाअत के मौके पर उनके वकील ने कहा कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल है। लिहाजा फिर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो वो खुद पेश हों, या फिर स्काइप के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, या फिर उनके वकील जाकर उनका बयान रिकॉर्ड करवाएं। चीफ जस्टिस ने कहा इन 3 ऑप्शंस में से किसी एक पर भी अमल ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी। असद खरल साहब जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा पिछली बात पे मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करूंगा कि अगर घबराहट ना होती तो साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब बेल के लिए अप्लाई ना करते, क्योंकि दाल में कुछ काला तो है ही, तो उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया ना। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो चीफ मिनिस्टर थे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस थे,
ये जो सारा गदर हुआ है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो ओमनी ग्रुप, ये किकबैक, अभी तो थर्ड कॉल वाला मामला भी है, की गई, थर्ड कॉल वाला मामला भी है, उसमें बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं। जिसको रिवार्ड दिया गया, फिर इनको चीफ मिनिस्टर बना के कहा कि एक गिलास साफ पानी नहीं दिया थर के लोगों को। सही। हाँ, तो ये वो सारी चीजें, अभी जो बात आपने की है मुशर्रफ साहब की, मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ जो है ना, जिस तरह डोगर साहब भी बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब जो है ना, उनसे अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि एक डंडी जो है ना, एक नुक्ते कोमे का भी कानून से वो बाहर नहीं जाएंगे। मुशर्रफ साहब हो या कोई भी हो, ये बात उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि ये तो फिर समझा जाएगा कि कोई शख्स कानून से बालातर है। उनका कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। उन्होंने इंग्लिस्तान के एक जर्नैल की भी मिसाल दी जिसका ढांचा निकाल के उसका ट्रायल किया गया। तो उन्होंने कहा अगर मुशर्रफ साहब जो 3 जो ऑप्शंस आपने बताया, इस पे अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और अदालत फिर फैसला देगी। इसका मतलब उनका ये तो नहीं है कि अगर कोई मुल्ज़म अदालत से बुलाने के नहीं आता, वो बयान रिकॉर्ड नहीं कराता, तो क्या अदालत खामोश होकर बैठ जाएगी? क्या मुल्ज़म जो है उसकी मंशा के मुताबिक अदालत ने नहीं चलना? अदालत ने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। और तो अब यह है कि कानून अपना रास्ता बनाएगा। और मुशर्रफ साहब के हवाले से जो उन्होंने बात की, प्रेडिक्ट किया, क्योंकि वो क्रिमिनल सारे जो मामलात हैं उनमें बड़ी उनकी एक्सपर्टीज है, केस सुने हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचे हैं और नवाज शरीफ साहब के केस में भी बड़ा वो देख रहे हैं। आगे जरदारी साहब, आप बिलावल साहब, अभी तो ये भी आने वाले दिनों में कभी जरदारी साहब आपको होते देखेंगे, कभी बिलावल साहब चले जाएंगे, ये सारे लोग मुरादन शाह साहब दाखिल होंगे। देखिए सैरिश, आज बाबर साहब आपको क्या लग रहा है, बचाव की सूरत कोई नजर आ रही है उनके? सैरिश, आज उन्होंने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा, आप जरा उनके अल्फाज सुने। उन्होंने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी वजह से 28 मार्च को फैसला नहीं दे सकती तो फिर अप्रैल को, शायद 1 या 2 अप्रैल का उन्होंने डेट दी है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसका फैसला दे देगी। जिन आसिफ सईद खोसा को मैं जानता हूँ, उनके जो वकील थे मुशर्रफ साहब के, वो टाइम मांग रहे थे। खोसा साहब टाइम कभी भी नहीं देंगे। उन्होंने अगर ट्रायल कोर्ट ने अगर ये 3 ऑप्शन नहीं पूरे किए गए, जिसमें से अगर या वो स्काइप पे आ जाएं या फिर वो खुद आ जाएं या फिर उनके जो वकील हैं, जो उनके वकील हैं वो अपना स्टेटमेंट दे दें, अगर किसी वजह से वो ये नहीं करते तो खोसा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला सुना देंगे। तो ये तो यकीन रखें कि इससे एक दिन आगे नहीं जाना, उन्होंने फैसला दे देना है। और ये बात ठीक है कि जब जरदारी साहब का ट्रायल हो रहा है, जब नवाज शरीफ का ट्रायल हो रहा है, तो फिर हर बंदा कानून के तहत है, कोई बंदा कानून से बालातर नहीं है। मुशर्रफ साहब वाकई इंडियन चैनल को इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो स्टेडियम में जाकर मैच भी देखते हैं, तो कोर्ट में कहा है कि जो पाक भारत मामला पीछे हुए हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त अपना तज्जिया दिया है। तो उनके वकील को जज साहब ने कहा ये बात, तो वकील ने बोला कि भी मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो उनकी हालत ऐसी है, बातें भूल रहे थे बार बार, उनकी बड़ी तशवीशनाक हालत है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। खैर देखते हैं उसमें जो उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल जो लंदन का जो यूके में एक डिक्टेटर था, उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल दे दी है कि कोर्ट ने उसका ढांचा सामने लाके उसको फांसी दे दी थी। इसका मतलब ये है कि राहत नहीं मिलने वाली है। अब जो भी हो जाए फैसला तो होना ही होना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, फैसला तो होना ही है। चले आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। आखिरी स्टोरी है जो कि अब उस पर मैं चाहूंगी एक कमेंट आप कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया कि भारत में इलेक्शन तक हमें भारत से खतरा मौजूद रहेगा, जिसके लिए हम मुकम्मल तौर पर चौकन्ने हैं। जबकि DGISPR की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के हाथ बांध कर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। हम उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, ताहम पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालिसी का खैर मकदम करेंगे। ये आज सारी बातचीत हुई है। असद खरल साहब, मैं चाहूंगी इस पर आप अपना कमेंट दें मुख्तसर सा, फिर मैं बाबर साहब की तरफ जाऊँ। सैरिश, बिल्कुल ऐसी बात ही है और एयर स्पेस पाकिस्तान की अभी भी बंद है। उसकी यही वजह है कि जो कुछ गैर मुल्की जो मुल्क दुश्मन कूदते हैं इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर जो उनके अज़ाइम हैं, उस हवाले से हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो पूरी तरह चौकस है और इंडिया अभी भी अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहा और इलेक्शन से पहले वो फिर इस तरह की अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा। और इसलिए जो ये बयान आया है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। तो आज वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से बात की है, तो इस सारे मौजू पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम चौकन्ने हैं, हम हर तरह की सलाहियत रखते हैं। बाबर डोगर साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है?
सैरिश बिल्कुल, मैं इंडिया और इसराइल का जो नेक्सिस है वो हर टाइम पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रह रहे हैं, और इसराइल जो है वो भी ये चाहता है कि मोदी साहब जो है इनको इलेक्शन में हर सूरत में जीतना चाहिए। तो इस सिलसिले में उनकी इलेक्शन कैंपेन को कोई भी बढ़ावा देने के लिए, उनकी कैंपेन को बेहतर करने के लिए इंडिया किसी भी टाइम कोई भी हरकत कर सकता है। तो जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते उस वक़्त तक इंडिया से पाकिस्तान को ख़तरा है, 100% ख़तरा है, और दुश्मन जो है वो अपनी साजिशें कर रहा है। तो पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते उस वक्त तक पाकिस्तान को अलर्ट में रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही है। मार्च अप्रैल में इलेक्शन है, ये वक्त भी, ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो नई आने वाली हुकूमत होगी भारत में, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की अगर बनती है या कोई भी दूसरी जमात की, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि बैठकर बात की जाए, मुज़ाकरात से बात की जाए और ताल्लुकात को कुछ बेहतर सूरत हाल उनकी बने और बेहतर जो ताल्लुकात हैं वो हो सकें, और जो हल तरफ मसाइलों को जल्द अज जल्द हल किया जाए। कश्मीर का मसला सबसे बड़ा मसला है, तो देखते हैं आगे चलकर वहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है, उसी को देखते हुए हम भी अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। शाह साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबको नज़र भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब पता चला।